हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 2018 के जो आपके मॉस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि आपका इसमें 4th सेमेस्टर या जो भी आपके 6th सेमेस्टर जब आप आगे जाओगे तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो निकालते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल की, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है क्या कुछ इस तरीके से मिलता है, जहाँ पे होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद होता है इलास्टिक लिमिट, फिर होता है अपर यील्ड पॉइंट, फिर होता है लोअर यील्ड पॉइंट, फिर होता है आपका अल्टीमेट लिमिट, और फिर होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, मटेरियल फ्रैक्चर कर जाता है। तो अप टू इलास्टिक लिमिट जो होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको ई यूज़ करते हैं, और जहाँ पे ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉलोइंग मटेरियल हैज़ जीरो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो मटेरियल जब उस पर आप टेंजाइल लोड बियर करो तो वो टेंजाइल लोड क्षमता करने की जो क्षमता हो टेंजाइल लोड बियर करने की ज़्यादा हो। जैसे कि जो वायर होता है, वायर आप इतना पतला क्यों कन्वर्ट कर पाते हो वायर को पतला डायमीटर में, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो किसमें जीरो डक्टिलिटी है, तो कास्ट आयरन क्या है, वो एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसमें टेंजाइल लोड सहने की क्षमता होती ही नहीं, उसमें सिर्फ कंप्रेसिव लोड सहने की क्षमता होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। लिमिटिंग वैल्यू पॉइजन रेशियो होता है आपका क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। तो अगर मैं बात करूँ कोई अगर बार है ना, तो अगर इसमें मान लो अगर अपने लोड लगा के अगर इसको मान लो अपने डायमीटर और लेंथ चेंज किया है, इसका पॉइजन रेशियो के लिए कैसे लिखोगे, क्योंकि डायमीटर तो छोटा हो गया, तो डेल्टा डी अपॉन डी करोगे, यहाँ पे माइनस रहेगा, अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये हो गया इसका पॉइजन रेशियो। तो ये होता है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 0.5 और 0 से ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेस इज ऑफ्टन कॉल्ड, मतलब जो सिंपल स्ट्रेस होता है जिसको हम फोर्स अपन एरिया बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन, तो भैया स्प्रिंग होता है, उसमें क्या एनर्जी स्टोर होती है, उसका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। फिर पूछा कि वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे कि मान लो कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, तो अगर इसमें यूडीएल लोड लग रहा था, आपको पता है कि इसमें जो शियर फोर्स का डायग्राम बनेगा वो कुछ ट्रायंगुलर बनेगा, ठीक है। और अगर इसमें बात करूँ अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो ये बनेगा आपका पैराबोलिक बनेगा। तो ये क्या कैसा चेंज होता है, पैराबोलिक होता है। और आपको ये याद रहना चाहिए कि इसमें जो आपका मैक्सिमम मूवमेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है WL²/2 होता है, ठीक है, जहाँ W होगी आपका लोड पर यूनिट लेंथ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज कॉल्ड, मतलब जो बीम होता है या जो बार होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वहाँ होता है जहाँ पे आपका मतलब बेंडिंग मूवमेंट का जो साइन है चेंज होता है, ठीक है। मतलब मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपका बेंडिंग मूवमेंट 0 हो जाता है, उसी पॉइंट को हम लोग कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन ए कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तभी आपको मैंने बताया था ये कितना होता है, मैक्सिमम मूवमेंट WL²/2 होता है। और ये वाला जो होता है ये होता है आपका अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उसमें यूडीएल लोड लगा हुआ है, तो उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है ये आपका WL²/8 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following forms the basis of rigid body and strength of material। मतलब कौन से ऐसे जो टर्म है जो आपको एक बेस देता है आपको रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी मतलब क्या है, उसमें आप लोड लगाओगे तो उसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है। जैसे कि घरों में जो बीम वगैरह होता है वो कैसी बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है। तो ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस विच इज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूनिट ऑफ मॉडुलस सेक्शन इज, तो इसको हम लोग यूनिट क्या होता है इसका, मीटर क्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेमी सर्कल अबाउट डायमीटर। जैसे कि सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, पहले इसका इस सेंटर के अबाउट होगा, फिर इस डायमीटर के अबाउट पूछा था। ये आपका ए जो होता है यहाँ पे डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो π/4/128 ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है।
13 द थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल सेल इज डिजाइन। तो भैया जो थिकनेस होता है सिलेंडर सेल का वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो चाहे हुप स्ट्रेस हो या रेडियल स्ट्रेस, ये हर चीज़ पे डिज़ाइन होता है। और आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आप कितना क्या निकाल लिखते हो, PD/4T लिखते हो, और हुप स्ट्रेस जो होता है ये होता है PD/2T होता है। और हुप स्ट्रेस क्या हो गया, ज़्यादा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से, ठीक है। हुप स्ट्रेस क्या होता है, कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल फ्रीजेज द वेसल विल फर्स्ट रप्चर। रप्चर मतलब फटना। तो भैया अगर क्लोज्ड बोल रहा मतलब दोनों साइड इसका क्लोज, इसमें वाटर भरा हुआ मतलब फ्रीज कर रही है, जम रहा, तो क्या होगा, ये सारे आपके जो मतलब इसमें हर साइड में क्या आ जाएगा आपका, ये फ्रैक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियली हो चाहे लॉन्गिट्यूडनली हो चाहे सर्कमफेरेंशियली हो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और लोडेड कॉलम फेल्स ड्यू टू, तो ये फेल्स होता है बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों के कारण फेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉलम्स आर डिज़ाइन टू टेक। तो ये भैया कॉलम, जैसे घरों में जो कॉलम बनाते क्यों बनाते, ताकि जो घर का भाई पूरा ऊपर का जो लोड हो ये कॉलम्स उसको सह सके, तो ये कंप्रेसिव लोड के लिए उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू, मतलब न्यूट्रल एक्सिस में क्या सब्जेक्ट करता है, इक्वल स्ट्रेस ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है। ऑन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू इक्वल स्ट्रेस ऑफ अपोजिट नेचर होता है। आपको याद होगा कि जो मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R लिखते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन प्योर बेंडिंग देयर विल बी नो, तो भैया प्योर बेंडिंग के केस में शियर नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग प्योर बेंडिंग के केस में जो बेंडिंग स्ट्रेस क्या लिखते हो, MY/I, जहाँ पे I को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शनल मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। I को बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और I/Y को बोलेंगे हम लोग सेक्शन मॉडुलस Z से डिनोट करते हैं, या किसी और से भी आप उसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर देयर आर, तो जो मैक्सिमम शियर होता है ना उसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मान लो बोल दिया प्रिंसिपल प्लेन है, तो प्रिंसिपल प्लेन में आपको क्या नज़र आता है कि भैया सिर्फ इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस ही होगा, इसमें भैया प्रिंसिपल प्लेन में कोई भी आपका शियर स्ट्रेस नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होगा उसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी इज प्रोड्यूस्ड एट, तो टॉर्सनल इक्वेशन क्या लिखते हो, T/J इक्वल टू τ/R इज इक्वल टू G(θ/L) लिखते हो, ठीक है। तो जो G/J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।